नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत सर। सर, एक बड़ी हैरान करने वाली और दुखद खबर है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब देश इस तरीके से सवालों से पटा पड़ा है, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, हरदीप पुरी को लेकर के, ट्रेड डील में आपकी बाध्यताओं को लेकर के, आपके कॉम्प्रोमाइज हो जाने को लेकर के, राहुल गांधी सदन से लेकर के और सदन के बाहर तक संघर्ष कर रहे हैं, देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं आपसे। ऐसे में प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी को उनके जन्मदिन पर बधाई देते हैं, उनका बैकअप करते हैं, लिखते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं मजबूती के साथ, और वो क्या योगदान हरदीप सिंह पुरी ने दिया है गजब का, उसका भी वो जिक्र करते हैं। और अब वही इस देश में उसी एप्स्टीन फाइल में हजारों बार जिस आदमी का नाम आया, उसको एक इतना ग्रांड वेलकम दिया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की। जिस बिल गेट्स को का नाम एप्स्टीन फाइल में इतनी बार आया, उसका स्वागत इस देश में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम लोग कर रहे हैं। और ये भी तय है कि अभी उनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से भी होगी बहुत जल्दी। वो जाएंगे वहां पर, जब जो पहला ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस चल रही है, क्योंकि उनको एक इन्वेस्टर के तौर पे देखा जा रहा है। सर, मैं सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या नरेंद्र मोदी की ये हरकतें, नरेंद्र मोदी हरदीप सिंह पुरी और बिल गेट्स जैसों को इस तरीके का सम्मान दे करके इस देश के लोगों को सीधे चैलेंज नहीं कर रहे हैं, विपक्ष को, राहुल गांधी को तो किनारे छोड़िए, क्या इस देश के लोगों को चिढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने जो मैसेज किया उसके जन्मदिन के ऊपर हरदीप पुरी के, उसको केवल आप जन्मदिन की शुभकामना मत मानिएगा, वो उससे आगे की चीज है। वो ये है कि मोदी का उनके ऊपर वरद हस्त अभी भी बना हुआ है और आगे भी बने रहेगा, किस तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो वो एक तरीके की पॉलिटिकल मैसेजिंग है। वरना जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री अपने हर कैबिनेट मंत्री को बधाई देते ही हैं, शुभकामना, वो जान पूछ करके दिया गया। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री का हाल हुआ है वो भी देख लीजिएगा एक बार। प्रधानमंत्री की टाइमलाइन पर ही जो इस तरीके से उनकी भीषण ट्रोलिंग हुई है, आप कल्पना नहीं कर सकते उसकी। नंबर एक, उसका फिर जवाब दिया हरदीप पुरी ने, और उसके बाद जो उनकी ट्रोलिंग हुई उसका भी अंदाजा लगा लीजिएगा। ऐसे ऐसे शब्द लोगों ने कहे जो कभी आप सोच नहीं सकते थे इन दोनों के बारे में, हरदीप पुरी के बारे में, उसके सारे एंटीसीडेंट्स के बारे में, वो किस तरीके के व्यक्ति हैं। और मजेदार बात यह है, ये जो दोनों के दोनों चीजें थी, तो मोदी ने उनको कहा कि आपने जो ऊर्जा का जो वो था, अपनी आत्मनिर्भरता, उसमें बड़ा भारी योगदान किया है। कोई पूछे जरा मोदी जी से कि कौन सा योगदान है उनका, कितना क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ गया देश के अंदर, और कैसे हमारी जो विदेशों से जो आयात है वो निर्भरता कम होगी या ज्यादा होगी। उसके बाद जो मोदी जी की ट्रोलिंग हुई है उसकी आप सहज कल्पना कर सकते हैं। मैं कुछ स्क्रीनशॉट दिए हैं, जरा दिखा दीजिएगा दर्शकों को। और उसके बाद जो अपने क्या नाम है, जो हरदीप पुरी ने जिस तरीके का उनका जवाब दिया कि आप तो महान हैं और आपका ये है, जो वही था, तुम हमें पंत कहो हम तुम्हें निराला। तो उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरीके का जवाब दिया कि आपके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु पता नहीं क्या क्या। तो ये सारी की सारी चीज, तो बेसिकली क्या है कि मोदी जी एक मैसेज देना चाह रहे थे कि मुझे इन चीजों की कोई परवाह है नहीं। असली बात यह है जो आपने कहा ना, और उसका एक ठोस कारण है राम प्रकाश जी, उसको ना हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बेसिकली इन चीजों की चिंता किस व्यक्ति को होती है? जिसको जनता के बीच में जाके पॉपुलर वोट के जरिए चुनाव लड़ना हो, वो तो हर बात की चिंता करेगा। वो नोटबंदी करने से पहले 1,000 बार सोचेगा, वो देश में लॉकडाउन करने से पहले 1,000 बार सोचेगा। वो हरदीप पुरी जैसे व्यक्ति को, जिसका नाम दुनिया के इतने बड़े कुख्यात स्कैंडल में कथित तौर पर आया है, उसको अपने कैबिनेट में रखने में 1,000 बार सोचेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी को कोई चिंता नहीं। ऐन वक्त पर जो कहते हैं ना कि नमक, उस पर जख्म पर नमक छिड़कना। पूरा देश हरदीप पुरी से नाराज है और मोदी जी उसको जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं कि 73वां जन्मदिन आपका, ये है वो। तो आप केवल सोचिए, ये दुस्साहस है। और उसका एक साधारण कारण है कि प्रधानमंत्री जी को आपकी, मेरी, देश की जन भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। उनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपको भी पता है बहुत ज्यादा है। और चुनाव लड़ने का, चुनाव जितवाने का सारा काम उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है ज्ञानेश गुप्ता जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त को और एजेंसियों को। तो उस सारे के अंदर प्रधानमंत्री जी किसी की परवाह करें भी तो क्यों करें? वो अपने विम्स के हिसाब से चलते हैं। आप सोचिए, जो आपने कहा कि बिल गेट्स जैसा कुख्यात व्यक्ति आज की तारीख में तो कुख्यात है ना, 2,669 बार उसका नाम एप्स्टीन फाइल्स के अंदर आया है। बच्चियों के साथ उसके फोटोग्राफ्स मैंने जान के वो रेडायरेक्टेड है वही भेजे हैं, वो दिखवा दीजिएगा दर्शकों को कि इतना कुख्यात व्यक्ति भारत के अंदर इस तरीके, मुख्यमंत्री उसको रिसीव कर रहे हैं, मंत्री उसको, डिप्टी चीफ मिनिस्टर उसको जाके एयरपोर्ट्स में रिसीव कर रहे हैं। और क्या है, उस आदमी को धंधेबाजी के अलावा कोई काम नहीं है। उसकी जो एथिकल चीजें हैं वो सारी दुनिया को पता है, किस तरीके की वो चीजें कर रहा है।
वैक्सीन के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में। और भारत को तो वो व्यक्ति पता है आपको, आप वो हैरान हो जाएंगे, वो भारत को तो वो लेबोरेटरी बता चुके हैं, एज इफ यू एंड मी आर ग्वाइना पिग्स। भारत को वो लेबोरेटरी कह चुका है अपने तमाम तरह के बेहुदे टेस्टों के लिए, जो अमेरिका वगैरह में करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भारत में वो कुछ भी करने में सक्षम है। तो आज उसका ऐसे स्वागत हो रहा है भारत के अंदर जैसे उसके ऊपर कोई दाग नहीं है, बिल्कुल बेदाग है। और भारत को नए वर्ल्ड ऑर्डर का प्रतिनिधित्व तो वही दिलाएगा। प्रधानमंत्री का भी बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू ग्लोबल ऑर्डर। वही लफाजी ये करता है। अभी ये वहां अमरावती में घूम रहा है चंद्रबाबू नायडू वगैरह के साथ, महाराष्ट्र जाना है, उसके बाद अपने दिल्ली के अंदर एआई के अंदर डंका बजाएगा। लेकिन सवाल राम प्रकाश जी है कि जो चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, उसकी सरकार की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है क्या? कि अमेरिका के अंदर इतना बदनाम व्यक्ति, जिसकी धर्मपत्नी खुद उसको छोड़ के चलेगी, उसको इस तरीके से आप स्वागत कर रहे हैं, जो भारत के लोगों को, भारत को, देश को ही लेबोरेटरी बताता है उसके तमाम तरह के बदतमीजी के टेस्टों की जो भी है। तो ये अपने आप में आपको देखना पड़ेगा कि हम कहां पहुंच गए। विश्व गुरु के चक्कर में हम कुछ और तो नहीं बन गए, ये देखना पड़ेगा। ये जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, ये तो साबित हो रहा है सर। पवन खेड़ा ने एक बहुत गंभीर सवाल किया था कि हम ये सोचते हैं कि इस देश का को कौन, क्या वो कोई माई का लाल चला रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई माई का लाल चला रहा है कि दलाल चला रहा है। तो ये चीजें तो खुद ही साबित हो रही हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति को, एक तरफ आप अपने मंत्री को डिफेंड करते हैं, उसको आप बकअप करते हैं, उसको आप शाबाशी देते हैं एक तरीके से, ये कहते हुए कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम टेंशन ना पालना, जिसको जो करना हो कर ले, तुम अपने पद पे बने रहोगे, हो सकता है कल तुम्हें हम और ऊंचे पद पे भी बैठा दें इत्यादि। वो तो साफ दिखा रहे हैं। फिर चलिए, देश की बात थी, आपकी पार्टी का एक आदमी था, आप एक इस तरीके के व्यक्ति को भी आपको लाने की जरूरत क्यों पड़ गई, जब देश में इतनी चर्चा है, इतने सवाल हैं? देश में नहीं रामप्रकाश जी, दुनिया में चर्चा है भाई साहब। देश की बात क्यों कर रहे हैं आप? बिल गेट्स के ऊपर आज जिस तरह के एप्स्टीन फाइल्स के अंदर जो चीजें सामने आई हैं, किसी भी सभ्य व्यक्ति का सिर जो है शर्म से झुक जाएगा और उस व्यक्ति की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखेगा। और ऐसे व्यक्ति से किसी को मिलने से भी शर्म आएगी। और ये उसको एयरपोर्ट्स पे जाकर के रिसीव कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं मैं, डिप्टी सीएम की बात कर रहा हूं, फोटोग्राफ्स भेजे हैं मैंने सारे। तो बेसिकली बिल गेट्स है, एप्स्टीन है, इनका क्या था? आप लोग को ध्यान है एक चीज क्या कही हरदीप पुरी ने 2 दिन पहले, अगर ध्यान हो आपको, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि भारत के अंदर 2015 के अंदर डिजिटल इंडिया आया, लेकिन मैं एप्स्टीन से और इससे 2013 में चर्चा कर रहा था इस पे। यानी कि भारत के अंदर जो डिजिटल क्रांति है, उसके सूत्रधार कौन कौन है? हरदीप पुरी, बिल गेट्स और एप्स्टीन। मेरे और आप जैसे तो लोग यही सोचेंगे ना, जब मंत्री ये बात कह रहा है कि भारत में आने से पहले मैं उनसे चर्चा कर रहा था। यानी कि हमारे आने वाली जो योजनाएं हैं साल के बाद, 2 साल के बाद, उन सब चीजों से ये लोग जो विदेश के धंधेबाज हैं, आर दे प्रिवी टू इट? इसका तो यही मतलब हुआ। क्या कहा उसने? यही कहा ना कि मैं 2013 के एंड में इनसे चर्चा कर रहा था वो सारी बात। इसके अलावा आप देखिएगा, आधार कार्ड का बात आई, फिर बैंक खाते उसको लिंक करने की बात आई, फिर किसान आईडी की बात आई, और आज तो रिकॉर्ड टूट गया। इस आदमी ने ये कह दिया कि जो हमारी जो हेल्थ डेटा है उसको अगर मेंटेन करना तो उसको अकाउंट से जोड़ दीजिए। अब इस भाई साहब का ये एजेंडा है। इस देश के अंदर साइबर क्राइम की स्थिति आप देख रहे हैं, कितने हजारों करोड़ रुपए रोज लूट रहे हैं लोगों के साइबर फ्रॉड के जरिए। और अब ये कह रहा है कि हेल्थ डेटा को उससे जोड़ दिया जाए। ये बेसिकली बिल गेट्स के बयानों से साफ साफ झलक रहा है कि उसे किसी क्रांति का कोई मतलब नहीं है। उसके अपने मंसूबे हैं और उसको लगता है कि ये मूर्ख लोग हैं, ये अनपढ़ लोग हैं, ये कुपढ़ लोग हैं, इनको जो कहानी बेचोगे वो कहानी बिक जाएगी। और यहां ये ऐसा देश है जिसमें आम जनता की कोई परवाह किसी को है नहीं। उस चीज का फायदा उठाने की फिराक में है वो आदमी। तो ये तो सर हम सिलसिलेवार तरीके से देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से एक दशक में तमाम इस तरीके के कागजात इकट्ठा करवाए गए देश की जनता से, और फिर उनको किसी न किसी तरीके से हर माध्यम से लिंक कराया गया, चाहे वो कोई योजना हो, उनका अकाउंट हो, इंश्योरेंस हो, पैन कार्ड हो, आईटीआर हो, सबसे लिंक कराया गया। आधार से इसकी शुरुआत हुई और ये सारी चीजें बिल गेट्स के बयानों से मैच करती हैं। तो क्या नहीं माना नहीं, जाए इसको? पूरी क्रोनोलॉजी मैच करती है कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इसका फाइनली ये होगा। ये सारी चीजें मैं और आप नहीं कह रहे, ये बिल गेट्स के खुद के बयान उठा करके देख लीजिए। अब आने वाले टाइम में क्या होगा कि किसान डिजिटल आईडी बनते ही सारा रिकॉर्ड विदेशी ताकतों के हाथों में होगा। हमारा सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी विदेशी, सब कुछ। रोज आप देखते हो इतने सर्वर, इतना फलाना, इतना डेटा, इतने फोन, इतने अकाउंट, सब कुछ हैक होता है, इतने पासवर्ड बिक गए, हर रोज तो देखते हो आप। क्यों?
क्योंकि डेटा प्रोटेक्शन सिक्योरिटी में किसी का ध्यान ही नहीं है यहाँ पे, जो मर्जी होता है, क्या फर्क पड़ता है। तो बेसिकली क्या है कि आज की तारीख में पूरा जो खेल है वो बिल गेट्स जैसों का, उन सब का खेल ये है कि भारत का जो डेटा, जो राहुल गांधी ने हफ्ता पहले, आपको याद होगा, लोकसभा के अंदर जिस तरीके से बात की कि डेटा को लेकर के इनका कोई रुख ही नहीं है, और डेटा आज की तारीख में सबसे बड़ा ईंधन है, उसकी तरफ जब इनका कोई ध्यान नहीं है, तो आप सोचिएगा ये बेसिकली जो बिल गेट्स है, ये भारत के लिए नए हमले की फिराक के अंदर है। एक एक चीज में इसका जो जितनी गिद्ध दृष्टि है, आप हैरान रह जाएंगे राम प्रकाश जी। अभी इसका नया हमला क्या करने जा रहा है ये, कि भारत के जो गायें हैं हमारी, जो इंडियन हमारी ब्रीड है, उनके पीछे पड़ा हुआ है आज की तारीख में आदमी। और गेट्स फाउंडेशन क्या कह रही है कि भारत के विदर्भ, मराठवाड़ा और दूसरी जगह पर 200 से ज्यादा जो एआई सेंटर्स होते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान जिसको आप बोलते हैं, वो सेंटर खोलने की फिराक में है। कह क्या रहे हैं, सोचिएगा जरा, कथनी और करनी के अंदर कह रहे हैं हम ज्यादा दूध देने वाली ब्रीड बनाएंगे, डेवलप करेंगे। लेकिन असली मकसद इनका क्या है? इनका मकसद है शैतानी वाला। ये भारत में मवेशियों की जन्म दर को धीरे धीरे कम करना चाहता है। क्यों? क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं ये, और अमेरिका के मिल्क प्रोडक्ट्स को भारत के अंदर इंफ्यूज करना चाहते हैं। ठीक, वो आपने जो ट्रेड डील के हिसाब से भी सारे काम आपने ऑलरेडी देख लिए, किस तरीके की उसको रिलैक्सेशन दी गई है। और ये खेल पहले से शुरू, मैंने खबर भेजी है, बाकायदा दिखाइएगा कैसे ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के सेंटर खोलना चाह रहे हैं। तो अब ये भारत से अमेरिका का बेसिकली डेयरी इंपोर्ट करने का मना किया, तो लेकिन ये परिस्थिति ऐसी बना देंगे कि भारत के पास और कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। और आपने एक चीज और देखी होगी, जैसे ही अमेरिकन मिल्क प्रोडक्ट्स वगैरह की बात आई, भारत ने मना करना शुरू किया कहने को, ऑन द फेस ऑफ इट, देश के अंदर कितने पेड इन्फ्लुएंसर शुरू हुए कि अमूल और भारतीय दूध जो है वो हानिकारक है। तो आपको क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस है क्या? ये एक पूरी प्री प्लानिंग का हिस्सा है, पूरी प्लानिंग का हिस्सा है। और इस व्यक्ति का इतिहास एप्स्टीन की फाइलों से मिलता है कि 2015 और 2017 में बिल गेट्स और एप्स्टीन उस समय जो पेंडेमिक सिमुलेशंस की जो प्लानिंग कर रहा था पूरी दुनिया में महामारी फैलाने की, और 2020 का जो कोविड था, उसके पीछे भी इन सब की भूमिकाएं अपने एक खास अंदाज में बहुत संदिग्ध है। याद रखिएगा 2009 का जो काला अध्याय था, भारत में बिल गेट्स की फाउंडेशन ने क्या किया था? एचपीवी वैक्सीन का प्रयोग 16,000 आदिवासी लड़कियों पर बिना उनकी और उनके मां बाप की लिखित सहमति के किया था। और नतीजा क्या हुआ? बहुत सारी लड़कियों की डेथ हो गई अननेचुरल, कई बेचारी जीवन भर के लिए विकलांग हो गई। उसके बावजूद उसके खिलाफ क्या एक्शन हुआ? समर्थ को नहीं, दोष गोसाई करता रहा। लेकिन मैं कह रहा हूं ये इंसान नहीं है, शैतान है। और इसकी सारी की सारी चीजों की अगर जांच हो जाए तो आप कल्पना कीजिए इसका क्या हाल होगा। ये तभी तो अमेरिका के अंदर वो सारे एक्सपेरिमेंट पहले वहां कर रहे हैं ना जाके, भारत के अंदर क्यों आ रहा है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ये तो खुद ही कहते हैं, जो इंसानों पर एक्सपेरिमेंट कर सकता है वो जानवरों पर क्या नहीं करेगा? आप ये सोच के देखिएगा, भारत को क्या कहता है वो? एक्सपेरिमेंट फैक्ट्री है। वी आर ग्वाइना पिग्स, वी आर माइस। तो इस तरह की चीजें जो इसकी हैं। और कहता क्या है कि हाई मेरिट कैटल, उसके नाम पर ये नई नई जेनेटिक मॉडिफिकेशन करना चाहता है यहां पर आकर के। ये ध्यान रखिएगा इस बात का। इसका जो पूरा का पूरा वो है, नेचुरल बिल्डिंग को रोक करके पूरे सिस्टम को एआई पे ले आओ, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम गर्भाधान, और जो हमारा जो प्राकृतिक जो पूरा साइकिल है उसका बेड़ा गर्क कर दो। भारतीय डेयरी इंडस्ट्री को बेसिकली इसने कमजोर करना है। फिर कहेंगे भारत में दूध की कमी है, न्यूट्रिशन के लिए इतना दूध जरूरी है, और फिर अमेरिका को इंपोर्ट करो। सीधा सीधा खेल इनका ये है। इसकी कोई भी चीज जो है शॉर्ट टर्म की नहीं, राम प्रकाश जी, एवरीथिंग इज लॉन्ग टर्म। आज 10 साल बाद, आज से 15 साल के बाद। और कमाल की बात देखिए, जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कहता है, न्यू ग्लोबल ऑर्डर कहता है, वही आपकी सरकार के मुखिया कहते हैं। कोई फर्क नहीं है, सेम शब्दावली, बिना इसके मंसूबे समझे हुए। लेकिन जनता तो, आपको पता है जनता को तो आपने चटा रखी है धर्म की अफीम, उसको ना सुनने की फुर्सत ना समझने की फुर्सत। ऐसे अपराधी व्यक्ति को मुख्यमंत्री रिसीव कर रहे हैं। अब 2 दिन बाद देख लीजिएगा दिल्ली में, महाराष्ट्र जा रहा है, तमाम राज्यों के अंदर जा रहा है, हर जगह उसका स्टेट गेस्ट के तौर पर अभिनंदन हो रहा है। आपराधिक व्यक्ति, उसका चरित्र देख लीजिए। जिसकी धर्मपत्नी ने उसको छोड़ दिया, उसको भारत वाले उठाए फिर ऐसे पे। बताइए क्या करेंगे? नहीं तो सर, फिर आप जो अभी जितने विस्तार से आपने ये सारी चीजें बताई है, ऐसा अभी तक जो आरोप लग रहा था कि हमारी नीतियों का निर्धारण ट्रंप कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि नीतियों का निर्धारण अकेले ट्रंप ही नहीं कर रहे हैं।
उस पर बिल गेट्स का भी प्रभाव है। बिल गेट्स यस, जो चीजें बता रहा है उसके हिसाब से अगर हमारे देश में वो टाइमिंग मैच करती है, क्रोनोलॉजी वैसी दिख रही है, तो बिल गेट्स का भी प्रभाव है। नीति निर्धारण में बिल गेट्स भी अहम हिस्सेदार है। और ये सरकार केवल ट्रंप के सामने नतमस्तक नहीं है, बिल गेट्स के आगे भी नतमस्तक है। राम प्रकाश जी, ये काम आज से नहीं कर रहा है ये व्यक्ति। विकासशील देश इसकी हमेशा से प्रयोगशाला रहे हैं। और ये जितने लोग हैं, ये जो बड़ी पूंजीपति जो देश है, साम्राज्यवादी देश, पूंजीपति देश, उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं इस तरह के लोग। आप क्या समझते हो इसने ट्रंप को कितना चंदा दिया होगा, और ट्रंप उसके बदले में इसको क्या क्या दे रहा होगा, और अमेरिका का एजेंडा कैसे ये फर्दर कर रहे होंगे सारे के सारे लोग मिलकर के। एक बार सोच के तो देखिए। ये लोग बेसिकली हमारे यहाँ तो आज की प्लानिंग भी नहीं हो पाती। हमारे यहाँ तो कोई पहले कष्ट होगा, उसके बाद उसके निवारण की सोचेंगे। ये तो पहले कष्ट क्रिएट करने की सोचते हैं। आज से 10 साल बाद ये फला कष्ट, ऐसे क्राइसिस क्रिएट किया जाएगा और उसका ये सॉल्यूशन होगा। इनकी तो लाइन ऑफ एक्शन उस तरीके की है ना, क्योंकि इनकी रिसर्च, इनका सारा सिस्टम, इनके षड्यंत्र, इनके मंसूबे, अल्टीमेटली तो एक ये बहुत बड़ा ग्लोबल माफिया है। बहुत बड़ा ग्लोबल माफिया है। और करता क्या है कि भारत में स्वयं सेवा के नाम पर, वॉलंटियर्स के नाम पर इतना डोनेशन देगा। बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, इनके कर्मों की जांच करा लीजिए एक बार। जो मैंने आपको बताया उस वैक्सीन के ऊपर, जो आदिवासी बच्चियों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए, जरा एक बार उसकी निष्पक्ष जांच करा के देख लीजिए। और पूरी दुनिया में ये कहीं और करके दिखा दे उस तरह की चीज। लेकिन यहाँ फ्री फॉर ऑल है, कोई पूछने वाला नहीं है। सवाल ये है कि अपने आप को टेक लीडर कह करके केवल हमारे यहाँ ये इस तरह की चीज क्यों कर रहा है। अब इसका ताजा खेल ये है कि जो पेशेंट की आईडी है हॉस्पिटल्स की, उनको, उनके साथ आपके सारे बायोमेट्रिक्स और ये सारे जोड़ दिए जाए, ताकि हमारा सारे का सारा डेटा बैठा बिठा इनको वहां पर मिल जाए और ये अपना खेल कर सके। कभी फला दवाई अच्छी हो जाती है, कभी वो दवाई खराब हो जाती है। आज घी खाना अच्छा है, परसों घी खाना खराब है। यही सब चलाते हैं सारे रिसर्च उसके जरिए। उसको रिसर्च की फंडिंग करी, अपने हिसाब से जिस चीज को चाहे प्रमोट करवा देते हैं, जिस चीज को चाहे डिमोट करवा देते हैं। ये धंधेबाज व्यक्ति है। इनको आप कंधे पे उठाए फिर रहे हो क्यों? क्योंकि आपको बड़े बड़े नाम चाहिए, आपको बड़े बड़े आइडिएशन चाहिए। आइडिएशन के मास्टर, इनका काम ये है। कुल मिलाकर के कहानी यहाँ खड़ी है। सर ये अब जो ग्लोबल एआई समिट की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अभी आप भी जिक्र करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो भारत वैसे ही जीरो है। बात बड़ी बड़ी होती है, हमारे पास अपना कोई डेटा कभी रहा ही नहीं। हमारे सारे डेटा तो ऑलरेडी विदेशों के पास है। क्या इस हमारे इस प्रक्रिया ने, भाई चीन को हम इस मामले में देखते हैं वो बिल्कुल अलग है। आज भी चीन ने आपको आईना दिखाया है, जिसको लेकर के आप सबसे बड़े दावे कर रहे थे उस व्यक्ति ने आने से इनकार कर दिया। क्या हमारा ये जो सिस्टम है वो ऐसे लोगों की को जो है वो साफ तौर पे बढ़ा रहा है, जैसा बिल गेट्स करते हैं? उनके लिए हमारी सरकार रेड कारपेट बिछाती है, दरवाजे खोलती है, उनके काम आसान करती है कि हमारा सारा डेटा उनके पास पहुंचता है और उसके हिसाब से वो इस देश में प्लान करते हैं। एग्जैक्टली। और प्लानिंग भारत के हित की नहीं है, भारत की नीतियों पर कब्जा करके लाभ कमाने की है। क्योंकि भारत, आप देखिए ना, कितना बड़ा बाजार है, कितना बड़ा डेटा सेंटर है। दुनिया में आज की तारीख में सबसे ज्यादा आबादी हमारी है, और सबसे ज्यादा डेटा कौन प्रोड्यूस करता है? हिंदुस्तान करता है। ये भी तो देखिए ना आप। उस सारे डेटा का जो भी खेल है वो कहाँ होता है? वो अमेरिका के अंदर होता है। वो हर चीज के लिए, कोई दवाई चलानी है, कोई दवाई बंद करानी है, कोई महामारी फैलानी है, कोई कम करनी है, हर चीज का तो कंट्रोल इनके पास है। यही तो चीज देखने की चिंता की बात क्या है कि हमारे पास अपना इंडिजिनस, तो आप एक तरफ देखिए कि अमेरिका के अंदर पहले रिसर्च कितनी थी, उससे आगे चाइना रिसर्च में निकल गया। हमारे यहाँ रिसर्च के नाम पे क्या है? हमारे यहाँ रिसर्च के नाम पर 0.2% ऑफ जीडीपी नहीं है। और आप 2047 में क्या बनना चाह रहे हो? विश्व गुरु नहीं, विकसित भारत। किसके किसके साथ मुकाबला कर रहे हो आप? जो देश जो 1.5% से 2% जीडीपी का रिसर्च पर खत्म खर्च करते हैं। हमारे यहाँ क्या है कि जो ये कह दे, जो कहानी ये सुना दे, जो कुछ ये बेच दे, क्योंकि समझने वाला तो कोई बैठा नहीं ना ऊपर। अगर कोई समझने वाला व्यक्ति हो, जिसको इन चीजों की निटी ग्रिटीज पता हो, तो कहीं कोई समस्या नहीं वहां पर। क्योंकि उनको बड़े बड़े शब्द चाहिए, ग्लोबल ऑर्डर, ग्लोबल रेस, फला, ये भारत विश्व गुरु, डंकापति, उन सारी चीजों में अगलों को भी आनंद आता है। ये उन्हीं चीजों के सेल्समैन है, आइडिएशन है। इनके पास सिस्टम है, इनके पास रिसोर्सेज है, इनके पास रिसर्च के लिए सारी चीजें हैं। तो ये किसी को भी बेवकूफ बनाने में सक्षम है। हम चूंकि ऑलरेडी रिसर्च पे कोई काम नहीं कर रहे, तो हमें रिसर्च की बजाय हमें चाहिए रेडीमेड, इंस्टेंट।
उसका खेल ये करने में सक्षम है। हर चीज को आधार से जुड़वा दिया और करोड़ों आधारों का डेटा जो है चला गया अमेरिका। फिर आप क्या करेंगे? रोज तो हैकिंग होती है, हर रोज हैकिंग होती है, रोज हमारे यहाँ साइबर फ्रॉड होते हैं, रोज हमारे यहाँ साइबर क्राइम होता है। कहां से आया ये सब? ये चीज देखनी पड़ेगी राम प्रकाश जी। कंप्लीटली हमारी हर चीज को कंट्रोल करने की फिराक में ही ये लोग। ये ट्रंप के, आप इनको क्या, ट्रंप के कोई वो थोड़ी, ये ट्रंप के बाजू हैं सारे के सारे लोग। स्टारलिंक को कैसे फटाक से परमिशन मिल गई इंडिया के अंदर? कोई सवाल पूछेगा क्या उससे? ट्रंप को किस तरीके से ट्रेड डील का फटाफट वो कर दिया गया? आप बताइए भारत को उससे फायदा क्या होगा? जरा एक फायदा बता दे मोदी जी, एक फायदा कि ट्रेड डील से भारत को ये फायदा होने वाला है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो आपको टैक्सेस का नुकसान होगा, कस्टम्स का नुकसान होगा जो आप अभी तक आपको आता था। कहां जाएगी आपकी अर्थव्यवस्था? और मंगवाएंगे क्या आप वो सारी चीजें जो भारत के किसान बेचारे उगाते हैं? तो भारत की कंप्लीट संप्रभुता, हमारे जितने फैसले लेने की क्षमता, हर चीज अमेरिका को सौंप दी गई है डंके के नाम पर। एक्चुअल में वो ब्लैकमेलिंग का रिजल्ट है, एक्चुअल में वो ब्लैकमेलिंग है। आपने क्या अभी तक आप क्या सोच रहे थे कि नंबर एक पे जो है अडानी के ऊपर केस है, उसके कारण ब्लैकमेलिंग हो रही होगी? आपने ताजा गुरवंत पन्नू वाला मामला देख लिया होगा, किस तरीके से उसने कन्विक्शन वो बता दिया कि हाँ, आई वॉज पार्ट ऑफ इट। अगला नंबर कहाँ आएगा और उसके बाद क्या आएगा आप सोच लीजिए। वैसे में एक क्या चाहिए, 50 प्लेट डील करा लीजिए, मेरी जान बचनी चाहिए, देश से क्या है? यहाँ तो इन्होंने देश को लाके खड़ा कर दिया। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। ये जो आरोप लग रहा है कि नरेंद्र सरेंडर, प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज है, अब ये सवाल मायने रखते हैं क्योंकि अब तो सारी तस्वीर साफ होती जा रही है एक के बाद एक कि आप किसी भी तरीके से गुनाहों, किसी भी तरीके के गुनाहों के दलदल में आप आकंठ डूबे हों, लेकिन इस देश में आपको रेड कारपेट मिलेगा, साफ है। अरे वो तो क्लियर, इसके बाद तो बचा ही क्या राम प्रकाश जी? बिल गेट्स का जो कुछ हो रहा है ऐसे व्यक्ति को, और खासतौर पर जब भारत के एक मंत्री का नाम आ रहा है उसके अंदर भारत के कथित उद्योगपति का नाम आ रहा है, तो कर्म दिवालिया कहता है अपने आप को, उसके बाद तो सरकार को इस तरह की कंट्रोवर्सी अवॉइड कर देनी चाहिए थी। लेकिन एआई इंडस्ट्री का ब्रांड एम्बेसडर है अगला, ये तो बुला करके उसकी मार्केटिंग करेंगे। इनको कोई इस बात की थोड़ी शर्म है कि इसके साथ फोटो खिंचवा कर आपको क्या मिलेगा। आप देखिए किस तरीके से जो आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उसका डिप्टी सीएम, सारे एयरपोर्ट से रिसीव करने से लेकर के फूल मालाएं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ऐसा कभी आपने सोचा था? और ये इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है। ये देखना पड़ेगा आपको कि इन लोगों की मंशा क्या है। इनको केवल पब्लिसिटी चाहिए, इनको रेडीमेड सॉल्यूशंस चाहिए, ठीक। और उस रेडीमेड सॉल्यूशन के नाम पर वो हमारे डेटा के साथ, हमारी चीजों के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, ना इनको समझ है ना इनको कोई बताने वाला है। दैट इज द ट्रेजेडी। तो ये इतने गंभीर आरोपियों के साथ पब्लिसिटी जरूरी है, पब्लिसिटी अच्छे लोगों के साथ नहीं मिल सकती। और दूसरा, ये जो एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नाम का एनजीओ है, वो एनजीओ कहाँ है? वो तो कहता है कि सांस्कृतिक संगठन, वो तो सांस्कृतिक उसको, परंपरा को और विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करता है। वो कहाँ है? क्या ये हमारे देश की संस्कृति है और इससे हमारे देश की सांस्कृतिक समृद्धता बढ़ेगी? आपने राम प्रकाश जी कभी भी किसी समसामयिक मुद्दे पर मोदी जी की जगह तरह ऐसे ही कभी उनको बोलते हुए देखा है? वो केवल डाइवर्शन के लिए, कि जो बात चल रही हो उस पर लोगों का ध्यान ना जाए, जो भाजपा के लिए ऐसे है, जो जो प्रधानमंत्री के लिए ऐसा है, जो तो उसमें धीरे से डिफ्लेक्शन कर दो। वो केवल उस काम के लिए यूज होते हैं। उसके अलावा अच्छा, दूसरा अगले मौज में है। उनको जो आज शानदार सुविधाएं मिल रही है, उनको जीवन में कभी उन्होंने सोचा नहीं था। तो वो सारे के सारे मौज में है, किसी को सवाल उठाने। आपने आरएसएस प्रमुख का रोज ज्ञान देते फिरते हैं वो, आज तक आपने ट्रेड डील के ऊपर उनकी कोई खुल के बातचीत सुनी है क्या? मुझे उम्मीद है कि भारत के हित देख करके किया गया होगा। छुट्टी हो गया, ये है आरएसएस चीफ, कर लीजिए आप क्या करेंगे। तो वो लोग पल्ला झाड़ लेते हैं तुरंत। वो केवल क्रेडिट जो मोदी जी करते हैं ना, मोदी जी देखिए उसी एनजीओ से आते हैं। ये लोग क्रेडिट जीवी हैं, कुछ अच्छा हो जाए तो हमने सर किया। देखिए, ट्रेड डील पर मत बोलिए, इन घिनौने लोगों पर तो बोलिए, इन घिनौने लोगों पर तो बात करिए। अगर वो एनजीओ की कोई नैतिकता होती तो हरदीपुरी कैबिनेट में होते क्या? इसका जवाब दे दीजिए मुझे। इतना तो वो कह ही सकते ना कि उसको इमीडिएटली बाहर करो। और यहां उल्टा हो रहा है, प्रधानमंत्री उसको बधाई दे रहे हैं। कर लीजिए आप क्या करेंगे, ये तो सोचिए ना। आपने कहा देश की जनता, देश की जनता ने क्या किया है वो दर्शकों को दिखाइएगा जरूर, कि किस तरीके से प्रधानमंत्री की ट्रोलिंग कर डाली, किस तरीके से हरदीपुरी की ट्रोलिंग कर डाली उस सो कॉल्ड बधाई संदेश के बावजूद। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
जैसा मैंने कहा, चुनाव ज्ञानेश गुप्ता की एसआईआर से जीतना है उनको। कभी वोट जोड़ करके जीतना है, कभी वोट घटा करके जीतना है, एजेंसी के जरिए जीतना है, इंस्टीट्यूशन कैप्चर के जरिए जीतना है, सत्ता में किसी कीमत पर कायम रहना है, वो एजेंडा है। बिल्कुल। अब सत्ता में कायम रहने के लिए और कितना गिरेंगे साहब, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी पाताल तक तो गिर करके आप पहुंच चुके हैं। अब उसके नीचे कहां तक जाना चाहते हैं पता नहीं अभी, और उसके नीचे कितनी और गहराई है आपके, और अभी क्या क्या राज कहां कहां छुपे हैं। अब तो मुझे लगता है ये रहस्य शायद सबसे बड़ा होता चला जा रहा है कि आपकी नसें कहां कहां दबी हैं महाराज, कहां कहां नसें आपने दबा रखी हैं, और क्या क्या गुल और खिलाएंगे इस देश को, किस स्थिति में ले जाकर के छोड़ेंगे। ये रहस्य बहुत गहरा हो गया है। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।